नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राधेश्याम बैरागी और आज हम 1917 की रूसी क्रांति का सबसे अंतिम जो है भाग पढ़ेंगे। उसके बाद में 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी पर चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। इस अध्याय में भाग 25 के अंदर 1917 की रूसी क्रांति में स्टालिन की जो नीतियां और कार्य थे उनके बारे में एक संक्षिप्त और बहुत ही कंसोलिडेटेड इंपॉर्टेंट चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा करते हैं। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का नेतृत्व स्टालिन के हाथों में आया। स्टालिन को यह पूर्ण विश्वास था कि अकेले रूस में ही समाजवाद का विकास संभव है। स्टालिन का यह विचार मार्क्सवाद की मूल अवधारणाओं से मेल नहीं खाता था, जिसमें स्वीकार किया जाता था कि सर्वहारा क्रांति को किसी एक देश या क्षेत्र विशेष की सीमाओं के अंतर्गत सीमित नहीं किया जा सकता है। ट्राटस्की स्टालिन के विचारों से भिन्न विचार रखता था। उसके अनुसार पूंजीवाद के विनाश के लिए विश्व क्रांति की जरूरत है, लेकिन इस समय रूस जैसे पिछड़े देश में जहां तकनीकी ज्ञान का अभाव था, वहां इसलिए अकेले समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो पाना संभव नहीं है। स्टालिन द्वारा ट्राटस्की के इस विचार का विरोध किया गया। परिणाम रूप ट्राटस्की को देश छोड़ना पड़ा। स्टालिन के अनुसार यदि प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी देशों से युद्ध किया जाए तो रूस को जबरदस्त हानि होगी, जबकि रूस के किसान मजदूर अपने बल पर ही समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम है। स्टालिन के इन विचारों को कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन दिया गया था, जिसमें पहला सामूहिक कृषि। सत्ता में आते ही स्टालिन ने भूमि पर लगान लेने की अनुमति दे दी। इससे प्रेरित होकर कुछ किसानों ने भूमि को पट्टे पर ले लिया। स्टालिन की इस नीति के फलस्वरूप किसानों के 3 वर्ग अर्थात निर्धन, मध्यम और धनी किसान अस्तित्व में आ गए। वर्ग भेद समाप्त करने के लिए जहां एक और धनी किसानों पर कर लगाया गया, वहीं दूसरी ओर निर्धन किसानों को कर मुक्त कर दिया गया। परंतु इसके बावजूद और भी वर्ग भेद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सका। स्वाभाविक रूप से इस स्थिति में वर्ग भेद को ध्यान में रखकर धनी किसानों का अंत करने हेतु सामूहिक कृषि को प्रोत्साहित किया गया। कृषि के नए औजारों के प्रयोग को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। राज्य द्वारा सामूहिक खेती हेतु औजार के रूप में ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं प्रदान की गई, परंतु इसका एक असंतोषजनक रूप यह भी था कि राज्य के पास इतने ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं थे कि वे मांग को पूरा कर सके। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बहुत सी जमीनें बिना खेती के खाली रहने लगी, उपज कम हो गई और अकाल की आशंका बढ़ गई। वहीं योजनागत विकास की बात करें तो स्टालिन ने देश को आत्मनिर्भर और विकसित अर्थव्यवस्था में डालने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। वहीं रूस के पक्ष में एक बड़ा आधार यह था कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुखता थी। इसी आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। यहाँ योजनागत विकास मूलतः मार्क्सवादी धारणा पर आधारित था। इन योजनाओं में जनसाधारण की आवश्यकताओं की समग्र रूपरेखा प्रस्तुत की गई और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उसी के अनुरूप उद्योग धंधों, कृषि तथा शिक्षण संस्थाओं आदि को प्रोत्साहित किया गया था। वास्तव में इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप रूसी जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में व्यापक उन्नति दर्ज की गई। फिर शिक्षा का विकास। स्टालिन ने रूस को एक साक्षर राष्ट्र बनाने के लिए सफल प्रयास किए। इस संबंध में पंचवर्षीय योजनाओं के कारण शिक्षा के प्रसार हेतु भारी संख्या में स्कूल खोले गए। प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य कर दिया गया। रूसी भाषा सहित अन्य भाषाओं में भी पुस्तकें प्रकाशित की जाने की व्यवस्था की गई। इस शिक्षा व्यवस्था का एक और भी पक्ष था वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना। शिक्षा संबंधी इन विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप रूस ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में काफी प्रगति की। इसके अलावा स्टालिन द्वारा सभी जातियों के सांस्कृतिक विकास को पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। देश में लोगों को कम से कम 2 भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था की गई। उस शिक्षा का प्रबंधन भी जातीय भाषा के माध्यम से किया गया। गौरतलब है कि जार द्वारा रूसीकरण की नीति के तहत जातीय संस्कृति को दबा दिया गया, परंतु अब रूस को भाषाई आधार पर प्रजातंत्र में विभक्त किया गया और प्रत्येक प्रजातंत्र की सरकार अपनी भाषा में कानून बनाती थी, साथ ही वह शिक्षा की व्यवस्था भी कराती थी। वहीं नवीन संविधान की बात करें तो स्टालिन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी रूस का नया संविधान। 1918 के लेनिन कालीन संविधान को 1936 में स्टालिन ने आवश्यक संशोधन कर प्रस्तुत किया। इस संविधान में सरकारी और सामूहिक समाजवादी संपत्ति की व्याख्या की गई। इसके अंतर्गत जमीन, जंगल, खाने, बैंक और आवागमन के साधनों को समाजवादी सरकार की संपत्ति घोषित की गई। नए संशोधित संविधानों में नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति उस हद तक रखने का अधिकार प्राप्त हुआ जिस हद तक वह उसे अपने निजी उपयोग में लगा सके एवं दूसरों के श्रम का शोषण न हो। इस संविधान के तहत संसद का नाम सुप्रीम सोवियत ऑफ द यूएसएसआर रखा गया। 18 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया गया। सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार भी दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टालिन ने रूस को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर देते हुए युद्ध में नाजी जर्मनी का सामना करने के लिए
रूस को तैयार किया और द्वितीय विश्व युद्ध में वो सफल भी रहा। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति के साथ रूस का किस प्रकार वापस अपने पैरों पर खड़ा होना दर्ज किया गया। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर रहा ये। इसमें स्टालिन नीतियों और कार्यों ने बहुत योगदान दिया। इसी के साथ ही आज के इस अध्याय में इतना ही। कल हम लोग फिर हाजिर होंगे। 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी से हम चर्चा करेंगे और उस चर्चा पर ही हमारा पूरा लेक्चर बनेगा। उसके बाद फांसीवाद और नाजीवाद क्या थे जो अगले अध्याय में आएंगे। जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर। इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध जो कैसे शुरू हुआ, के साथ ही किस प्रकार लड़ा गया, किन किन देशों के बीच लड़ा गया, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत आभार। इस लेक्चर को मैं जो भी इश्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ये बहुत ही संक्षिप्त और मेरे द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए गए जो विभिन्न साइटों, विभिन्न कोचिंग संस्थानों, विभिन्न बुकों के माध्यम से तैयार किए गए, जो विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और शुरुआती दौर जरूर है पर बहुत ही कंसोलिडेटेड और महत्वपूर्ण है, आपके लिए मददगार साबित होंगे। इसी आशा के साथ में इस कार्य की ओर आगे बढ़ता रहूँगा। आपका आशीर्वाद और आपका जो है क्वेश्चनिंग सेशन जो है मेरे को आगे बढ़ाने में मदद करे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम।